तो चलिए दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है कि जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो उसका चेंज को स्टडी करना या फिर उसमें चेंज होना, वो कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, जैसे आपका कोई प्रोसेस ए से स्टार्ट होता है और ये पाथ को फॉलो करते हुए बी तक आता है, तो इस ड्यूरेशन में उसमें कुछ चेंजेस जो सराउंडिंग के साथ किए होंगे, वो जब सेम पाथ को फॉलो करते हुए बी से ए की ओर जब आने लगता है, तो जो भी सराउंडिंग के साथ उसने साझा किया था वो सराउंडिंग से उसको वापस मिल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, गॉट इट। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो कि आपका सराउंडिंग के साथ कुछ भी चीज़ का साझा किया होता है वो वापस से उसको रिगेन नहीं कर पाता। जैसे देखिए, ये आपका दिख रहा है एक हॉट बॉडी है जो अपना टेम्परेचर दे देता है सराउंडिंग में और वो ठंडा हो जाता है। ठंडे बॉडी के साथ जब टेम्परेचर का साझा करता है तो वो ठंडा बॉडी फिर से उसको हॉट तो हो जाता है। लेट सपोज कि ये 100 डिग्री में था हॉट बॉडी और ये आपका 50 डिग्री में था, तो टेम्परेचर साझा किया और मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर मेरा हो गया 70 और इसका टेम्परेचर भी उस समय 70 है। बट अब यहाँ से कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर का साझा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर सेम हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस कहलाया जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो दो टाइप से होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल इरिवर्सिबल। एक्सटर्नल इरिवर्सिबल को हम लोग कम कर सकते हैं, जो कि आपका बेसिकली जो है वो फ्रिक्शन वगैरह से होता है, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बट इंटरनल इरिवर्सिबल जो है, सेकंड जो होता है इंटरनल इरिवर्सिबल, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका इंटरनल मॉलिक्यूल के कारण ये सब होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग ऐसे समझते हैं कि वो प्रोसेस है जो इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट सपोज आप ऐसा समझिए कि कोई यहाँ पे आपका पिस्टन के ऊपर में ये कुछ वेट रखा हुआ है और ये आपका ऊपर में हम लोगों ने एक स्टॉपर लगा दिया है। अब जब हम इस प्रोसेस को, जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में इसको करते हैं, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंजेस होने लगेगा। देखिए, लेकिन जब हम इसका वेट को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है कम होते रहेगा, है ना। लेकिन सिंपल सी बात है, जब हम इसमें धीरे धीरे वेट बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, ये स्पीडली ना जा करके वो धीरे धीरे जाने लगेगा। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, अब एक इक्वेशन आपके पास आती है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT, जहाँ पे R आपका जो होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर केजी। ओके, और P जो है वो होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, N जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ओके, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा, यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग में जो भी टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट के टर्म में लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रोसेस के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। मतलब ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब तापमान का साझा नहीं होगा। तो ΔT = हो जाता है आपका 0, है ना। ये जो सिस्टम है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए प्रोसेस जो है वेरी स्लो होता है, ताकि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें, है ना। या अब यहाँ पे हमको परफेक्टली कंडक्टर के साथ में हीट को हमारा परफेक्टली कंडक्टर होना चाहिए, सो दैट हीट कैन बी रिलीज। मतलब हमारा जो हीट है वो है ना, रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमको रखने के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए एक परफेक्टली कंडक्टर होना चाहिए, जिससे सिस्टम के साथ हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर आदान प्रदान हो सके। अब यहाँ पे जो आपको स्लोप जो दिख रहा है P और V के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये जो है बहुत ही कम होता है ना। तो इसका एग्जांपल है
मेल्टिंग ऑफ आइस एट मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का जो मेल्टिंग होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, है ना, और दूसरा होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ और स्टडी किया होगा कि ये जो है हमारा बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कि जैसे मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताता हूँ कि ये मेरा कोई सिस्टम है ना, ये मेरा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। अभी इसका मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा है। तो जब मैं इसका प्रेशर को बढ़ाऊँगा, है ना, प्रेशर को बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, गैस है तो यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटने लगेगा, एक ऑब्वियस है घटने लगेगा, है ना। और जब वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देन इन्वर्सली सिंबल को हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू CV, है ना, सॉरी C अपॉन V, ये हो जाएगा C अपॉन V। ओके, यहाँ पे हो गया C अपॉन V। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी PV इक्वल टू हो गया कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कहाँ से निकल के आया, बॉयल्स लॉ से। अब इसको हम P1 V1 अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के लिए लेके चलें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अगर हम ऐसे लेते चले इक्वल टू सो ऑन करते चले, तो यहाँ देखिए प्रेशर वालों को एक साइड लाइए और वॉल्यूम वालों को एक साइड ले जाइए, तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, ये P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, है ना। तो ये होता है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस में, याद रखिएगा छोटा मोटा न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। और वर्क डन का आपका जो फॉर्मूला होता है 2.3 लॉग V2 बाई V1। अब V2 बाई V1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2, तो इसके जगह में हम ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस से आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू।